गुप्त साम्राज्य सबसे पहला तो यही आता है कि गुप्त जो साम्राज्य है इसकी संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। 240 से 280 ईस्वी। कहाँ पर साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में किसाची जो है प्रयाग के पास, वहाँ से गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। तो श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच था 280 से 320 ईस्वी तक। प्रमुख प्राधिकारी जो देवगुप्त प्रथम था 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जो श्रीगुप्त था उनका विवाह कुमार देवी से हुआ था। इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। गुप्त संवत और उनके उत्तराधिकारी। गुप्त संवत जो है वो 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के समय पर, जिनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो कि 335 ईस्वी में थे। उनकी विजयों की सूची है कि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को उन्होंने विजय हासिल की थी। उनको अश्वमेधकर्ता जो कि विष्णु के उपासक कहा जाता है। इनकी विशेषताएं थी कि जो समुद्रगुप्त वे संगीत के प्रेमी थे, कविराज और विक्रमंक उपाधि इनको मिली है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त एक उत्तराधिकारी था। चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के काम में ही भारत में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में आता है कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इनका उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त था 455 ईस्वी में। इसका कार्य जो था वो था गिरनार पर्वत की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया इसने। हुणों का आक्रमण भी इसी के समय पर हुआ था। किसके समय पर? कुमार गुप्त के समय पर ही हुणों का आक्रमण हुआ था। और इनके अंतिम शासक जो था वो भानुगुप्त था। अगर हम बात करेंगे कि गुप्त वंश के प्रशासनिक संरचना की, तो इनकी सबसे बड़ा जो देश था, सबसे बड़ी इकाई देश था जिसका प्रमुख गीता था। उसके बाद में भुक्ति जिसका प्रमुख ऊपरी था। फिर विषय, भुक्ति के नीचे विषय था, इसका विषयपति होता था। और इसके बाद में सबसे छोटे तो पुलिस थी, लेकिन उससे पहले ग्राम समूह और पुलिस। ग्राम का मुखिया ग्रामिक सदस्य को महलर कहते थे। ग्राम समूह छोटी इकाई थी, पेठ इसका मुखिया होता था। पुलिस जो है वो उसका प्रमुख दंडपाशिक या कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। अर्थव्यवस्था के अंदर बात करें तो कुल उत्पादन का भूर्जा राजस्व लिया जाता था, कुल उत्पादन का एक हिस्सा होता था। भूमि में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र, निवास योग्य को वास्तु और मवेशियों के लिए चरागाह है। जितने योग्य नहीं, जो जोतने योग्य नहीं थी, जो बंजरगाह टाइप में थी, उसको खिल्ले और जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सिंचाई के लिए ग्रहट या घंटी जैसे कोई यंत्र होते थे। गांव के अंदर प्रधान होता था, उसको ज्येष्ठ कहा जाता था। और व्यापारिक केंद्र उस टाइम में उज्जैन था। इनकी जो सोने की जो मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। समाज में जो जाति व्यवस्था थी उसके अंदर भी बताया है कि कार्यस्थ पाग्यवल्य स्मृति ओसनम स्मृति विंध्य जंगल सब्बर जाति। देवताओं को मानव मांस अर्पित किया जाता था सबर जाति में। ये विंध्याचल के जंगलों में थी। पहली जो सती है उसका उल्लेख है कि 510वीं जो ईस्वी है उसके अंदर भानुगुप्त ऐरण अभिलेख के अनुसार पहली सती हुई थी। वेश्यावृत्ति में जो युवतियां थी वो गणिका नाम की एक युवती का उल्लेख मिलता है कि, और वृद्ध के अंदर कुटिनी नाम की एक औरत का उसके अंदर वर्णन मिलता है। धर्म और कला के अंदर इनका वैष्णव धर्म था, राजधर्म था, वो गरुड़ राज चिन्ह था। महत्वपूर्ण मंदिर जो थे उनमें थे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, अजंता की गुफाएं जिसमें कुल 29 गुफाएं और गुप्तकालीन जिनमें 6 थी। 16 गुफा जो थी वो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि 17 गुफा के अंदर चित्रशालाएं हैं। बाघ की गुफा, नैना कुठार और पार्वती मंदिर प्रमुख मंदिर थे। साहित्य और विद्वान के अंदर गुप्त वंश में
कवि कालिदास हुए हैं। धन्वंतरी जो कि आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। गणितज्ञ खगोल के अंदर ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीहर, आर्यभट्ट गणितज्ञ हुए हैं। उस टाइम में पंचतंत्र एक प्रमुख ग्रंथ था जिसमें 5 भाग थे। पहला मैत्री मतभेद, मैत्री लाभ, संधि संघर्ष, उद्भव प्रसाण प्रणाश और अप्रमाणितता। विज्ञान और स्मृतियों के अंदर आर्यभट्ट ने पृथ्वी सूर्य चारों ओर घूमती है यह चीज़ की खोज की। स्मृतियाँ के अंदर बागवल्लभ, नारद, कात्यायन, बृहस्पति ये सब स्मृतियाँ हुई हैं। गुप्त काल को भारत का गोल्डन टाइम बोला जाता है। क्यों? मंदिर निर्माण, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा हर क्षेत्र में उस समय उन्नति हुई थी। सोने के सिक्के जिनको दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। गुप्त वंश के शासकों का क्रम और विवरण ऐसा है कि श्रीगुप्त जो थे 240 से 280 ईस्वा चले थे। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। महाराज धीराज की उपाधि ली थी। पत्नी कुमार देवी थी। इनके बाद में आए थे इनके पुत्र घटोत्कच, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनके बारे में कुछ खास वर्णन नहीं है। देवगुप्त जो प्रथम हुए थे, देवगुप्त 320 ईस्वी में वंश का प्रचाधिकारी था। ये गद्दी पर बैठा था ये 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश की शुरुआत करने वाला था, रियल शुरुआत मानी जाती है इसके समय में 319 से 320 ईस्वी में, जिसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था 335 ईस्वी में। विजयों के लिए प्रसिद्ध समुद्रगुप्त विजयों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका दरबारी कवि हरिसेन था। तो पूछा जाता है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को जो उपाधियाँ मिली है अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, विष्णु का उपासक, संगीत प्रेमी और कविराज कहा जाता है इसको। चंद्रगुप्त जो ई है वो इस चंद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त का। इस चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। फाहियान ने यात्रा की थी चंद्रगुप्त के टाइम पर और शकों पर विजय के दौरान इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और हूणों का आक्रमण भी स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। अंतिम शासक भानुगुप्त था। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में सती का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के समय में ही वो सती हुई थी। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक भारत का हो सकता है, मध्यकालीन भारत का होगा।